पिछले साल तक कौन कौन से क्वेश्चन फेवरेट रहे हैं चैप्टर से उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, चलिए आगे। सबसे पहले भाई एक तो मैं लाई हूँ जो एमसीक्यू है, तो आप आंसर देते जाएंगे। अब ये गुड इवनिंग सभी का मैंने एक्सेप्ट कर लिया, एक बार गुड इवनिंग देना बंद कर दो और नंबर डाल के एक बार आंसर देते रहना कि क्या आंसर है, ताकि आपकी भी टेस्टिंग हो जाएगी और थोड़ा सा पता भी चलेगा कि चैप्टर कितना डीपली जाके पढ़ा आपने। ठीक है, रेडी हैं सबके सब? चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं आज, और उसमें पहला वाला क्वेश्चन आपके पास है कि रोग प्रतिकारक एंटीबॉडी होते हैं गामा ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन, विटामिन और शर्करा। एमसीक्यू की अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने किए हैं, रोज क्लास में हम वो दिमाग की कसरत वाला लेके आते हैं, वो भी कर रहे हैं, एमसीक्यू के वीडियो भी डाले हुए हैं, टेस्ट भी हो रहा है, तो आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है, फिर भी कुछ ना कुछ बच जाता है तो यहाँ पे आ जाता है। तो देखो क्या है इसका आंसर, पहले का ए बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं काफी बच्चे, सारे बच्चे ए बोल रहे हैं। मुझे ऐसा था नहीं कि सारे बच्चे ए बोलेंगे, मुझे लगता कोई ना कोई तो बोला खाएगा इसमें, क्योंकि जब मैंने आपको एंटीबॉडी पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि ये ग्लोबुलिन प्रोटीन है, लेकिन इसका दूसरा नाम भी आपको ध्यान रखना है कि इसको गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन कहते हैं। अच्छा, इसकी जगह आपको ऐसा साइन भी मिल सकता है जो गामा का साइन होता है ना सब फिजिक्स के अंदर, तो गामा ऐसे भी लिखा हुआ हो तो आपको ध्यान रखना है कि ये गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन है, यानी एक प्रकार का, या फिर इसको क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन भी बोलते हैं, दोनों नाम आपको ध्यान रखने। तो ए वाला मेरी उम्मीदों से परे काफी बच्चों ने इसका आंसर जो है वो सही दिया है। चलो आगे चलते हैं, बहुत अच्छा। नेक्स्ट है सक्रिय इम्यूनिटी का अर्थ क्या है, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्टिव। नंबर डाल देना, क्योंकि पुराने आंसर दिखते हैं, 2 डाल के कर देना। रोग के पश्चात उत्पन्न प्रतिरोध, रोग के पूर्व प्रतिरोध, हृदय गति में प्रतिरोध या रक्त मात्रा में प्रतिरोध, बोलो भाई। सेकंड का बी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, और अभी 2-3 ही आंसर आए हैं भाई, जल्दी जल्दी फटाफट आंसर दो ताकि आगे बढ़े। अभी तक मेरे पास सिर्फ 2 के आंसर दिख रहे हैं, बी 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 बी, ए भी हैं कुछ कुछ, बीच बीच में ए वाले भी हैं पर कम है ए वाले। रितेश भी ए कह रहे हैं, बी सी भी है। चलो देखते हैं सक्रिय इम्यूनिटी की परिभाषा क्या दी थी हमने, ऐसी इम्यूनिटी जो रोगजनक के शरीर में प्रवेश या टीकाकरण के द्वारा उत्पन्न की जाती है, जहां पे हम टीकाकरण में वो मरा हुआ डालते हैं। ठीक है, तो भाई रोगजनक जो है वो बॉडी के अंदर जाएगा तो हम बॉडी को बेवकूफ बनाते हैं ना कि रोगजनक आ गया है तो एंटीबॉडी बना ले, तो पहले एंटीबॉडी को उत्पन्न करेगा, हमने वो वैक्सीनेशन डाला है या रोगजनक हमारे शरीर में आया है उसके बाद ही तो एंटीबॉडी बने, तो सक्रिय एंटीबॉडी में भाई ए आंसर होगा। जो बी और सी कह रहे हैं वो सारे गलत हैं भाई, रोग के पश्चात प्रतिरोध हो रहा है, बॉडी के अंदर रोगजनक जाता है उसके बाद एंटीबॉडी बन रहे हैं, या डमी जो हम डाल रहे हैं उसके बाद एंटीबॉडी बन रहे हैं, तो ए वाला आंसर यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट देखिए कौन कौन है भाई, एक व्यक्ति जिसमें टिटनेस हो जाने की संभावना है, उसके शरीर के भीतर क्या पहुंचाकर उसे प्रतिरक्षित किया जा सकता है, मृत रोगाणु, पूर्व निर्मित एंटीबॉडी, व्यापक प्रभावी एंटीबायोटिक्स या दुर्बल किए गए रोगाणु, बताओ भाई। ये थोड़ा सा सोचने वाला सवाल है, देखते हैं इसका आंसर। हाँ काफी बच्चों का सही है, आगे देखो भाई थर्ड वाला, थर्ड नंबर ए कह रहे हैं, सी कह रहे हैं, ए वाले बी वाले सी, ए बी सी पे है, डी भी आया है, तो देखते हैं किसका सही निकलता है। कुछ लोग तो बस तुक्का लगाने में लगे रहते हैं, सारे जो सही जवाब दे रहे हैं हम वैसे ही दे देते हैं, ए बी सी तीनों, डी भी आ गया है। चलो देखिए इसको, देखो टिटनेस हो जाने की संभावना है। अब हो जाने की संभावना कब होगी उसको, जब वो किसी लोहे की चीज से कट गया होगा या मिट्टी के कांटेक्ट में आया होगा, तभी तो हम कह रहे हैं, जैसे कुछ कट जाता है तो हम कहते हैं इसको टिटनेस हो जाएगा, इसको टिटनेस का वो इंजेक्शन लगा के आ जाओ, तो तब क्या कर रहे हैं, टिटनेस होने की संभावना है इसीलिए हम उसको वो दवाई या वो वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, टीका दिलवा रहे हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं, उसमें पूर्व निर्मित एंटीबॉडी दे रहे हैं, है ना, उसको वैसा वाला वैक्सीनेशन थोड़ी करवाने की भविष्य में। इसको इसके सवाल में देखो घुमा हुआ चीज दे रखी है, इसने बोला है कि किसी को टिटनेस हो जाने की संभावना है। ऐसा नहीं कह रहा है कि बचपन में आपको जो टिटनेस का इंजेक्शन दिया जा रहा है, ऐसा नहीं कह रहा है, वो कह रहा है कि आपको डर लग रहा है कि उसको टिटनेस हो जाएगा, मतलब कुछ उसके साथ हुआ है जिसकी वजह से आपको लग रहा है, तो आप क्या करोगे, एंटीबॉडी डालोगे ना कि इसको टिटनेस ना हो जाए। तो इसका सही आंसर है पूर्व निर्मित एंटीबॉडी। ठीक है, ये सवाल इस तरह से पूछा हुआ है इसलिए इसका आंसर पूर्व निर्मित एंटीबॉडी है। क्या आप उसको एंटीबॉडीज दोगे ताकि उसको टिटनेस ना हो जाए, क्योंकि हो सकता है कि उसने कट लगाया तो उसके बैक्टीरिया बॉडी के अंदर जा चुका है, उस हिसाब से हम उसको दवाई देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बी वाला इसका आंसर सही है, ये सभी को पता होना चाहिए। एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर, 1 जून, 1 मई या 20 दिसंबर, बोलो, ये तो सबसे सिंपल है। हाँ प्रीतम कह रहे हैं तुक्का लगाओ जान बचाओ, आधे बच्चे तो तुक्का ही लगाते हैं यहाँ पे। नंबर डाल देना भाई, पुराने दिख रहे हैं आंसर। फोर्थ का क्या कह रहे हो, अभी तक तो पुराना ही फोर्थ मुझे अभी दिखा नहीं है, फोर्थ का बी आया है, बी कह रहे हैं, बी बी बी, ज्यादा इस पे समय नहीं लगाऊंगी मैं क्योंकि सभी को पता है, क्लास में लिखवाया भी हुआ है, और वैसे भी पता होना चाहिए कि भाई एड्स जो है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। शिशु को कोलेस्ट्रम देने पर कौन से प्रतिरक्षा प्रणाली उत्पन्न होती है, ये भी थोड़ा सा सोचने वाला सवाल है। ऑटो प्रतिरक्षा, अक्रिय प्रतिरक्षा, सक्रिय प्रतिरक्षा या स्वाभाविक प्रतिरक्षा, बताओ जल्दी से बताओ। फिफ्थ का कि शिशु को कोलेस्ट्रम देने पर कौन सी प्रतिरक्षा प्रणाली होती है या उत्पन्न होती है, किस प्रकार की प्रतिरक्षा है। फिफ्थ का सी बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं कुछ बच्चे, सी, ए, बी, ए और बी और सी और डी सारे आंसर है मेरे पास, मतलब सब अपने अपने में लगे हुए हैं। यहाँ पे किसी को, बहुत कम लोग हैं जिनको सही आंसर पता है। सब लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं किसका सही होगा। देखो अब क्या सवाल पूछा है, कोलेस्ट्रम क्या है, पहले तो ये बात पता होनी चाहिए, तब तक आंसर पता नहीं चलेगा। कोलेस्ट्रम ने क्या कहा था कि जो लेडी होती है वो बच्चे को जब जन्म देती है उसके तुरंत बाद जो सबसे पहला 4-5 दिन जो मिल्क निकलता है पीले कलर का येलोइश, चैप्टर 3 के अंदर हम पढ़ के आए, उसको हम कहते हैं कोलेस्ट्रम, मतलब इस चैप्टर में पढ़ाया है वैसे तो उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं। तो हमने कहा था कि कुछ ऐसी एंटीबॉडीज होती है जो बच्चे को अपनी मदर से मिल्क के द्वारा मिलती है, मतलब वही कोलेस्ट्रम के द्वारा मिलती है। तो भाई ये तो एंटीबॉडी रेडीमेड मिल रही है उसको। मदर में जो एंटीबॉडी थी कौन सी थी, किसी को नाम याद है क्या, कोई बताएगा? नहीं, आईजीएम तो गलत है, आईजीएम तो गलत है जिसने भी लिखा है। चलो बताओ फिर मैं बोलती हूँ। तो एंटीबॉडी वो मदर मिल्क से बच्चे को मिल रही है, तो बनी बनाई एंटीबॉडी मिल रही है, और बनी बनाई एंटीबॉडी किसके अंतर्गत आती है, पैसिव इम्यूनिटी के अंदर आती है, यानी कि अक्रिय प्रतिरक्षा के अंदर आती है। ठीक है, पैसिव जिसको हम निष्क्रिय भी बोलते हैं, ये दोनों शब्द मैंने बताए थे कि अक्रिय या निष्क्रिय कुछ भी बोलो। ठीक है, तो निष्क्रिय इम्यूनिटी के अंदर आती है, ये रेडीमेड एंटीबॉडी दिए जा रहे हैं उसको। हाँ किसी ने लिखा है भाई आईजीए, गुड, जो आईजीएम वाले थे वो गलत है, जो आईजीजी वाले वो भी गलत है। आईजीए, आईजीए सही आंसर है इसका। ठीक है, आगे चलो, एक और सवाल, प्राथमिक इम्यून प्रभाव में कौन सी आईजी एंटीबॉडी का निर्माण होता है, ये शायद आपको ना पता हो। आईजीए, आईजीई, आईजीजी और आईजीए, ये किसको पता होगा, मुझे पता है, जिसने क्लास 11th अच्छे से पढ़ी है वही इसका आंसर बता पाएगा, क्योंकि ये क्लास 11th में बताया है, 11th के अंदर बात की हमने इसकी और बताया भी है कौन सी होती है। तो अगर किसी को 11th ध्यान है तो वो कर लेगा, लेकिन पूछ सकते हैं आपको, ऐसा नहीं कि नहीं पूछेगा, क्योंकि भाई है तो सही ना एंटीबॉडी कल के अंदर, तो कई चीजें आपको 11th से कनेक्ट करके भी पूछी जाती है। नंबर डालो भाई, 6 का क्या बोल रहे हैं, 6 का ए बोल रहे हैं, डी भी बोल रहे हैं, ये डी किसका बोल रहे हो, ऐसे ही लोग डी सोचते हैं, अच्छा पता नहीं चले किसका आंसर है, सही निकल जाए शायद, है ना। नंबर डाल के लिखो, आईजीजी, आईजीएम, ए बोल रहे हैं कुछ, प्रीतम डी, पूर्णिमा डी बोल रही है, ज्योति ए, बी, ए और
और एक ने तो चारों लिख दिए ABCD। मैम आप कुछ भी देख लो, हमको तो कुछ पता नहीं है। देखो बताती हूँ क्या होती है। प्राथमिक इम्यून प्रभाव जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। ये क्या होता है? जब भी कभी हमारे शरीर पे कोई भी बाहरी पार्टिकल आता है तो हमारी एंटीबॉडी बनती है, लेकिन वो एंटीबॉडी में भी सबसे ज्यादा एक्टिव एंटीबॉडी जो सबसे पहले वहां पे जाके लड़ाई लड़ेगी, एंटीबॉडी तो बनेगी, सारे प्रकार की बनेगी, लेकिन जो सबसे पहले वहां टारगेट जगह पे पहुंच के सबसे पहले लड़ाई जो लड़ती है वो होती है IgM। सबसे पहला रिस्पॉन्स इसका होता है। अब ऐसा क्यों है, इसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। हमने कहा था कि IgM जो होती है वो कैसी होती है, पेंटागोनल होती है ना, 5 एंटीबॉडी से मिलकर बनी होती है, ऐसी होती है ना, ऐसी 5 वाली, है ना। तो ये 5 है भाई, एक के साथ 5 एंटीबॉडी जुड़ी हुई है, तो जब ये जाएगी तो एक साथ 5 को गिरा देगी, 5 को मार देगी, इसीलिए सबसे पहले ये रिस्पॉन्स करती है। सबसे पहला और अच्छा रिस्पॉन्स इसका रहता है जिसके पास 5 एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, 5 से मिलकर बनी होती है, इसलिए IgM जो है वो प्राथमिक इम्यून प्रभाव या प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर या इफेक्ट के अंदर गिनी जाती है। ठीक है, तुक्का फिट हो गया। तुक्के फिट होने वालों का कभी बेड़ा पार नहीं होता, तो तुक्के लगाते रहेंगे फिर जिंदगी भर। ठीक है, चलो अब थोड़े से बड़े क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एड्स के उपचार में प्रयुक्त किन्हीं 2 औषधियों के नाम बताओ। ये मैंने क्लास में भी कहा था कि एमपी बोर्ड के अंदर शायद 2023 का ही सवाल है, 2022 या 23 पुराना नहीं है ज्यादा। तो एड्स की 2 दवाई आपको बताई थी, एक और नया नाम ले आई हूं ताकि एक और आपको वो याद नहीं हो रहा है, तो ये देख लो। एक तो हमने बात की थी एजिडोथाइमिडीन की, जिसको हमने AZT बोला। अच्छा मेरी बात सुनो, कई बार AZT को ही ZDV भी कहते हैं। ZDV मैंने आपको बताया था क्लास के अंदर, है ना, जूडोविडिन। तो ये जूडोविडिन को ही कई बार AZT भी कहते हैं, हालांकि दोनों का केमिकल कंपोजिशन अलग है, लेकिन कई बुक्स में मैंने देखा कि AZT और ब्रैकेट में लिखा हुआ है इट इज आल्सो नोन एज ZDV। तो फिर मैंने एक और नाम आपको यहाँ पे लिख दिया कि अगर कभी एग्जामिनर को भी ऐसा लगे कि नहीं ये दोनों तो एक ही है, तो आप एक अल्टरनेटिव नाम याद रख लो जिसको हम बोल रहे हैं फॉस्फोनेट। याद हो जाएगा, होना ही पड़ेगा, क्या करें, 2 तो याद रखनी पड़ेगी। LSD, ये तो मैंने क्लास में बताया था, उसके बाद भी कई बच्चे मुझसे बार-बार पूछ रहे थे LSD का नाम क्या है। स्पेशल मैंने यहाँ पे LSD लिख के उसकी फुल फॉर्म लिखाई थी, जो लास्ट हमने शायद 19वां लेक्चर पढ़ा था उसी के अंदर। तो फिर से एक बार LSD का कोई लिख के बता पाएगा? चलो आगे चलो भाई, कोई लिख के बता रहा है LSD का पूरा नाम? ये तो मैं आंसर दिखाऊं? नो मैम, पहले ही नो आ गया भाई। इसको याद कर लो, ये छत्तीसगढ़ में भी आया हुआ है, ये भी लास्ट ईयर 2000 शायद 19 या 23 के अंदर आया हुआ है छत्तीसगढ़ में, मेरे को एग्जैक्टली ईयर ध्यान नहीं रहता है। ठीक है, और हाँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से मुझे एक बात याद आई है जो सभी सुने। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डाल रही हूं मैं चैप्टर 2 के। मैं भाई देखो, एक तो छत्तीसगढ़ के डल गए हैं, झारखंड के डल गए हैं, और आपकी यूपी के डल गए हैं, यूपी का सबसे बड़ा था, उसके बाद बिहार के भी डल गए हैं। बचे कौन है भाई? MP राजस्थान बचे हैं, वो मैंने बना लिए हैं। अब मैम को बोला है मैंने, रिया मैम को, कल तक या तो डाल देगी। अब इसमें ये मैं बोलना चाह रही हूँ कि कई बच्चे जो हैं, जब 2-3 बार मैंने क्लास में कहा था कि भाई ये काम इतना आसान नहीं है। एक तो पहली बात कि ये सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है, मतलब क्वेश्चन ढूंढना 5 सालों के, फिर उसको टाइप करना, उसके आंसर, क्योंकि मैं ये काम किसी को बता नहीं सकती, क्योंकि ये सब अलग अलग जगहों पे कुछ क्वेश्चन मेरे को क्लास से उठाने पड़ रहे हैं, मतलब उनके आंसर्स डायग्राम क्लास से उठाना पड़ रहा है। आपने यूपी बोर्ड का पेपर देखा, कितना बड़ा था और उसमें कितने सारे आंसर्स हैं, वो सारे आंसर मैंने हाथों से करे हैं खुद ने, फिर उनको कलर करना, उनको अरेंज करना, डायग्राम क्लास से उठाना, बुक से उठाना, कोई चीज एक्स्ट्रा है तो उसको हाथ से लिखना, कुछ हाथ से डायग्राम भी डाले मैंने। तो अगर आपको मैं बताऊं कि यूपी में मेरे को कितना टाइम लगा, तो 4 दिन तक मैं 3-3 घंटे बैठी हूं लगातार लैपटॉप के ऊपर, तब जाके ये यूपी बोर्ड का पेपर बना आपका प्रीवियस ईयर का चैप्टर 2 का। तो भाई इसमें बहुत टाइम लगता है, तो बच्चे जल्दी करते हैं, यूपी का डाल दिया, आपने एमपी का नहीं डाला, आपने राजस्थान का नहीं डाला, धीरे धीरे सबका डाल देंगे भाई, टाइम लगता है थोड़ा सा, है ना, आंसर ढूंढना पड़ता है, लिखना पड़ता है, फिर मेरे को खुद पेस्ट करना पड़ रहा है उसमें, फिर वो कलर वगैरह लगाने पड़ रहे हैं, उनके अंक लिखने पड़ रहे हैं, कितने अंक का है, कौन से साल में आया हुआ है, सारे समय लगता है सबका। ठीक है, तो थोड़ा शांति बनाए रखें। देखो चैप्टर 2 तो मैंने कंप्लीट कर दिया है, ये जो एमपी और राजस्थान वाले जल्दबाजी कर रहे हैं थोड़ी सी, उनका भी आज तो कर दिया मैंने। मैम को कह दिया है, मैम को जब टाइम मिलेगा, मतलब वो क्लासेस वगैरह डाल के फ्री हो जाएंगे तो उनको डाल देंगे, कल तक या परसों तक, जब भी डाल दें वो, उसके लिए भी जल्दी मत करना, मैम अभी तक नहीं आया, मैम अभी तक नहीं आया, आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 3 शुरू करेंगे, तो टाइम लगता है, थोड़ा सा पेशेंस रखें, सब कुछ धीरे धीरे कर देंगे। चलो आगे चले भाई। नैसर्गिक अम्ल डाइहाइमाइड एमाइड जिसको हम कह रहे हैं, मलेरिया परजीवी के उस रूप का नाम लिखो जिसमें क्रमशः मानव शरीर में तथा मादा एनाफिलिस के शरीर में प्रवेश करता है। देखो ऐसे सवाल कभी-कभी आते हैं, और ये कहां आते हैं मैं आपको बताती हूं। जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं, अगर कोई है तो मुझे नहीं पता है या नहीं है, सीबीएसई और राजस्थान बोर्ड का थोड़ा सा सिमिलर चलता है काम। कई क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो सीबीएसई में जो आए हुए होते हैं वो राजस्थान में भी आ जाते हैं, तो और यूपी वाले थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चन देते हैं, तो यूपी वाले सीबीएसई वाले और सीबीएसई में आता है तो थोड़े राजस्थान वाले थोड़े से अलर्ट रहे ऐसे क्वेश्चंस के लिए। वहां पे सीधे सीधे क्वेश्चन जनरली नहीं देते, राजस्थान में कई तो सीधे आते हैं बिल्कुल, मतलब इजी देंगे तो इतना इजी दे देंगे कि आपको लगेगा पेपर ही क्यों बनाया है। जैसे लास्ट ईयर का पेपर था, कुछ भी नहीं था पेपर के अंदर, आपको ऐसा लगेगा कि मैंने आपको पेपर बना के दिया। जैसे मैंने आपको कहा था, एक बच्चे ने मुझे पर्सनली मैसेज करके बोला, मैंने ऐसा लग रहा था आपने ही पेपर बनाया है, कुछ नहीं, सीधा मतलब उठा के दे दिए क्वेश्चन ऐसे। ऑब्जेक्टिव तो जो थे वो मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव मैंने एमसीक्यू में करवाए थे वही थे, तो कई बार तो इतना इजी आ जाता है, कई बार कुछ क्वेश्चन, देखो कुछ क्वेश्चन होते हैं ऐसे घुमा के देने वाले, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आ जाते हैं, अब आप इसको देखते ही घबरा जाते हो, ये क्या मैम पता नहीं क्या दे रखा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो ये भी कुछ नहीं है, आपको आता है इसका आंसर। क्या बोल रहा है कि मलेरिया परजीवी, कौन है मलेरिया परजीवी? प्लाज्मोडियम। तो उसका नाम लिखना है आपको, उसके रूट का नाम लिखना है। मलेरिया प्लाज्मोडियम की कुछ अवस्थाएं थी ना, स्पोरोजोइट, ट्रोफोजोइट, ट्रिप्टोजोइट, है ना, फला फला जो भी है, तो वो हमें लिखना है कि उसकी कौन सी अवस्था मानव शरीर में मिलती है और उसकी कौन सी अवस्था मादा एनाफिलिस के शरीर में प्रवेश करती है। आई बात समझ में? क्या है पता चल गई होगी आपको। उन परपोषियों के नाम लिखिए जिनके भीतर मलेरिया परजीवी का क्रमशः लैंगिक व अलैंगिक जनन होता है। यहाँ पे मुझे एक बात भी बतानी है इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो मैं पहले बता चुकी हूँ लेकिन फिर बताऊंगी। और तीसरा देखो, मानव में मलेरिया रोग के लक्षण प्रकट करने के लिए उत्तरदायी टॉक्सिन का नाम लिखो। टॉक्सिन मतलब विष, जैसे मैं कहती हूँ डोज, जहर का डोज जो वायु का जाता है। यह रोग लक्षण आवर्ती प्रकार के क्यों हुआ करते हैं? ये देखो सीबीएसई दिल्ली 2009 के अंदर आया हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके भी आ सकते हैं, आते हैं कभी कभी, साल 2 साल में कुछ दूसरे बोर्ड को भी ऐसे जाग आ जाते हैं कि भाई एक बार तो अच्छा पेपर दूंगी, मजेदार कोई टीचर मिल जाता है सब स्ट्रॉन्ग वाला, तो वो इसी प्रकार के क्वेश्चन देता है। चलो देखिए कि सबसे पहला क्या होता है, मनुष्य के शरीर में कौन सी अवस्था जाती है? आपको पता है, जब मच्छर मनुष्य को काटता है तो उसकी मनुष्य की जो एनाफिलिस की लार में स्पोरोजोइट्स होते हैं, वो मनुष्य के शरीर में प्रवेश करते हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या है? स्पोरोजोइट अवस्था है। उसके बाद मच्छर में कौन से जाते हैं? तो जो लैंगिक अवस्था में गैमेटोसाइट्स बनते हैं, जो मनुष्य के अंदर बनते हैं, मनुष्य के अंदर आपको पता है ना, लास्ट गैमेटोसाइट्स बनते हैं, नर और मादा, फिर जब मच्छर काटता है तो गैमेटोसाइट मच्छर में चले जाते हैं, तो मच्छर में कौन सी अवस्था जा रही है? गैमेटोसाइट, लैंगिक वाली, और वहां पे फिर निषेचन होता है।
दूसरा सवाल है अलैंगिक जनन किसमें हो रहा है, तो अलैंगिक जनन आपको मनुष्य में होता है, और जो लैंगिक जनन है वो किसमें होता है, मादा एनाफिलिस होता है। इंपॉर्टेंट बात जो मैं कई बार डाउट ग्रुप के अंदर भी बोल चुकी हूँ, कई बार क्लास में भी बोल चुकी हूँ, एक बार फिर से सुने, मैंने नोट्स अपडेट कर दिए थे पिछले साल तक। अभी भी कई बच्चे मुझे वो बुक की फोटो भेज रहे हैं कि मैम हमारी बुक में ये लिखा हुआ है कि प्राइमरी इसका क्या कहते हैं वाहक जो है वो मनुष्य है, या प्राइमरी वाहक जो है वो एनाफिलिस है। देखो पुराने साल तक, अभी चेंज हुआ है, इसीलिए मैंने पुरानी क्लास में मैंने भी वही बताया था जो आपकी किसी बुक के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन अब मैंने जो नए नोट्स डाले थे, नोट्स में कुछ चेंज नहीं किया, सिर्फ ये एक दो चीजें चेंज की थी, तो वहां पे मैंने चेंज कर दिया है। आपने क्या पुराने नोट्स डाउनलोड कर रखे थे, इसलिए आपको अभी भी पुराना दिख रहा है। तो खुद जब साइंटिस्ट ने या साइंस ने ये चेंज कर दिया है तो हमें तो चेंज करना पड़ेगा। रूल ये है कि जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो प्राइमरी वाहक होता है, तो एनाफिलिस ही हमारा प्राथमिक वाहक है या प्राथमिक कोशी है, ठीक है। ये बात अपने दिल, जहन, दिमाग, अगर किसी बुक में एनाफिलिस को द्वितीयक लिखा हुआ भी है तो वो गलत लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। और मनुष्य कैसा है, द्वितीयक है, ठीक है, समझ गए बात को। टॉक्सिन कौन सा है, बताया था कि जब मलेरिया वो बहुत सारी हीमोग्लोबिन खा लेता है, पचता नहीं है, तो वो उल्टियां करता है। उल्टियां किसकी करता है, हीमोजोइन की, तो हीमोजोइन की वजह से हमें बार बार बुखार आता है, ठीक है। तो ये आपको बोला था याद करना। और बार बार क्यों होता है ये, उसने एक सवाल पूछा है लास्ट में, एक सवाल लास्ट में पूछा है ये वाला कि यह रोग लक्षण आवर्ती क्यों होता है। क्यों होता है आवर्ती, क्योंकि ऐसा बार बार होता है कि वो एक रक्त कोशिका में जाता है, एक रक्त कोशिका में जाता है, फिर दूसरी में जाता है, फिर वापस हीमोजोइन सिक्रीट करता है, फिर तीसरी में जाता है, फिर हीमोजोइन सिक्रीट करता है। तो जितनी बार वो नई नई आरबीसी में जाएगा उतनी बार वो हीमोजोइन सिक्रीट करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, रक्त कोशिकाओं में परजीवी के घूर्णन के कारण ऐसा होता है कि बार बार हमें क्या होता है, बुखार आता है, क्योंकि बार बार हीमोजोइन सिक्रीट होता है, आरबीसी को खत्म कर देता है वो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास मानव शरीर में प्रविष्ट होने के बाद एचआईवी। ये मैंने क्लास में बोला भी था कि वैसे यहाँ पे सीबीएसई, बिहार, राजस्थान तीनों लिखा हुआ है, लेकिन आपके भी आ सकता है और आया हुआ है, लेकिन पहले एक आया हुआ है क्वेश्चन डायग्राम बनाने के लिए आया हुआ है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि एचआईवी मानव शरीर में कैसे क्या करता है, तो आपको पूरा चक्र बताया था, मैंने ड्रॉ करके बताया था, बोला था एनसीईआरटी में भी है ये डायग्राम कि एचआईवी जो है वो क्या करता है, सबसे पहले शरीर के अंदर जाता है, और शरीर के अंदर क्या करता है, वो तो रेट्रोवायरस होता है। एचआईवी कैसा वायरस है, पश्य विषाणु। ये वाली चीज भी कितनी बार बताने के बाद भी अभी भी बच्चों के डाउट आ रहे हैं कि पश्य विषाणु कौन है, पश्य विषाणु कौन है, पश्य विषाणु एचआईवी है। पश्य विषाणु और भी होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में हमें एचआईवी बताया हुआ है, एक ग्रुप है पश्य विषाणु जिसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, तो ऐसे विषाणु को हम पश्य विषाणु या रेट्रोवायरस कहते हैं, ठीक है। एचआईवी तो ये क्या करता है, सबसे पहले मैक्रोफेज में आक्रमण करता है, लघु बक्षकाणु कोशिकाओं में, और आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन द्वारा क्या बना लेता है, डीएनए बना लेता है। ये मैंने क्लास में भी लिखा है वैसे तो, लेकिन नोट्स में भी लिखा हुआ है। यह प्रकार बना डीएनए, इस प्रकार बना डीएनए पोषक कोशिका, पोषक कोशिका कौन है, हमारी ये मैक्रोफेज, ठीक है, कोशिका के डीएनए में समाविष्ट हो जाता है, फिर वो अपना डीएनए मैक्रोफेज के डीएनए से मिला लेता है। क्या करता है मिलाने के बाद, अपना डीएनए बनाता है ना, अपने हमारे एंजाइम यूज करके नए प्रकार का डीएनए बनाता है, जिसको हम बोलते हैं संकर डीएनए। अपनी अनेक प्रतियां बना लेता है, फिर उस डीएनए की कॉपी होती है बहुत सारी, और उन कॉपी से वो प्रोटीन बनाता है। प्रतिकृति विषाणु की संख्या में वृद्धि हो जाती है, प्रोटीन बनाता है और बहुत सारे विषाणु बना लेता है, और जब विषाणु बहुत सारे बन जाते हैं तो हमारी मैक्रोफेज हट जाती है, बाहर निकल जाते हैं वो, और बाहर निकलने के बाद क्या होता है, बाहर निकलने के बाद वो टी सेल्स पे आक्रमण करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको ऐड करना पड़ेगा इसमें, शायद मुझसे रह गई एक स्लाइड, लिखा तो था मैंने, रह गया होगा, चलो मैं आपको यहाँ पे ऐड करा हुआ है, मैंने करवाया है आपको। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद वो टी हेल्पर सेल्स पे आक्रमण करता है, लिख देती हूँ मैं, टी हेल्पर सेल्स पे, और टी हेल्पर सेल्स पे भी सेम काम करता है, वही अपना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इसके डीएनए जोड़ देगा, फिर डीएनए से बहुत सारे वायरस बना देगा, तो हमारी मैक्रोफेज और टी हेल्पर सेल्स दोनों को बर्बाद कर देता है। और एक डायग्राम भी बनवाया था मैंने क्लास के अंदर कि एचआईवी हमारे शरीर में जाने के बाद क्या कांड करता है, और एनसीईआरटी में भी बना हुआ है, नोट्स में भी है, तो वो डायग्राम जरूर बना लें। वो एक स्लाइड रह गई है शायद यहाँ पे जब मैंने पेस्ट की होगी, ठीक है, तो सॉरी। चलो आगे चलो, ये देखो सीबीएसई 2010 और यूपी 2011 में आया हुआ है, ये भी सिंपल सा सवाल है, इसे घुमा के दिया हुआ है। पोषक और स्थान बताने, मतलब आपको बताना है कि ये जो कोशिकाएं हैं दो, ये कहाँ मिलती है और किसके अंदर, पोषक कौन है, होस्ट किसके अंदर मिलती है और कहाँ मिलती है, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र की। गैमेटोसाइट कहाँ मिलती है, गैमेटोसाइट, गैमेटोसाइट का निर्माण कहाँ होता है, ऐसे पूछ रहा है, तो कहाँ होता है गैमेटोसाइट का निर्माण, कोई बताएगा। देखो अभी क्लास शुरू हुई नहीं, छुट्टी कर दो, पढ़ने में तो मन ही नहीं है बच्चों का। बेटा फोड़ देंगे तो ठीक है, फूट मत जाना, जैसा कि मैं कहती हूँ। कई बार क्या होता है, हम पेपर देके आते हैं बड़ा खुश होके कि आज तो मैंने बम फोड़ दिया, आज तो मैंने बम फोड़ दिया, बाहर आके जब दो चार जन से डिस्कस करते हैं तो पता चलता है बम फूटा नहीं है, फुस हो गया है, हम बहुत कुछ गलत कराया है। तो जो भी काम करो जोश में नहीं, होश में करना, ठीक है। ह्यूमंस, तो ये कहाँ होता है भाई, हमारा इंसानों के अंदर बनते हैं। और गैमेटोफाइट का संलयन, मतलब क्या पूछ रहा है, इनडायरेक्ट वे में पूछ रहा है, फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, लैंगिक जनन कहाँ हो रहा है, जब नर और मादा गैमेट मिलते हैं, प्लाज्मोडियम कहाँ मिलते हैं वो, मच्छर। और कौन सा मच्छर, पूरा नाम लिखना भाई, एनाफिलिस, खाली मच्छर नहीं, एनाफिलिस, और उसमें मादा भी जोड़ना पड़ेगा, खाली एनाफिलिस से भी काम नहीं चलेगा, ठीक है, मादा एनाफिलिस। तो ये दो इसके आंसर है। अब थोड़ा सा जैसे मैंने क्लास में बताया है कि इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार आते रहे हैं, उनकी अगर हम बात करें, क्लास में बताए हैं, अगर क्लासेस देखी आपने तो आपको पता होगी। एक तो फेवरेट टॉपिक इस चैप्टर का है वो है टाइफाइड, 5 नंबरों की बात कर रही हूँ मैं। उसके बाद कुछ हद तक इसमें भी ये नहीं है, अमीबियासिस भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे पहले तो हमारा एड्स है। टाइफाइड सबसे फेवरेट टॉपिक, उसमें भाई लक्षण बताओ और ये बताओ फलाना दिखाना जो भी है, ठीक है। और फिर हमारा है एड्स, सबसे टॉप मोस्ट दो टॉपिक है यहाँ पे। उसके बाद कुछ हद तक हमारा अमीबियासिस है। अच्छा कैंसर का ऐसा है कि कई सालों में कैंसर ऑब्लिक में दे रखा है, मतलब जो अथवा वाले क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें क्या करते हैं कि या तो एड्स पूछ लेते हैं और अथवा करके कैंसर पूछ लेते हैं, लेकिन कैंसर फिर भी कम है, एड्स और टाइफाइड बहुत पूछे हैं। इसके बाद मलेरिया भी काफी आया हुआ है, मलेरिया को शायद मैं और ऊपर रख सकती हूँ, मतलब अमीबियासिस के भी ऊपर रख सकती हूँ मलेरिया को। मलेरिया में मलेरिया के लक्षण ये वो बताओ, या फिर प्लाज्मोडियम में जीवन चक्र पूछ लेते हैं मलेरिया वाले टॉपिक से। तो ये बड़े ही खतरनाक चार है। उसके बाद छोटे मोटे कुछ टॉपिक्स की बात करें जो कभी कभार भूले बिसरी यादों में से उठा लेते हैं, तो वो आते हैं हमारे ड्रग्स। ड्रग्स में जैसे आपको कोई एक शॉर्ट टिप्पणी करने के लिए दे दिया कि जो ये लिख लेना भाई साइड में, ओपियोइड्स क्या होते हैं, है ना, ऐसे दे दिया, उस पर टिप्पणी करो, या कैनाबिनॉइड्स क्या होते हैं टिप्पणी करो, ऐसा कोई शॉर्ट नोट आते हैं। बाकी मैंने जो क्वेश्चन आए हुए हैं 2022-23 के अंदर बोर्ड वाइज क्लास के अंदर बताए हैं, ठीक है, तो उसको नोट कर लिया होगा आपने उस टॉपिक के साथ ही। और बाकी हम जो प्रीवियस ईयर वाली क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं, देखिए कितनी बढ़ पाती है वो। देखो मैंने टाइम लगता है, शुरू लेट किया है, पहले ऐसा था नहीं, फिर सोचा कि ऐसा करेंगे, तो फिर मुझे लगता है मैंने काफी अच्छी स्पीड में चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया है। और हो सकेगा तो सारे चैप्टर कर लूंगी, लेकिन अगर
पेपर भी नहीं मिल रहा। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि बोर्ड्स की जो साइट है ना उसमें पेपर ही नहीं डाले गवर्नमेंट ने। राजस्थान बोर्ड में तो 2 पेपर डाले हुए, बाकी पेपर है ही नहीं। मतलब क्या करे, एजुकेशन का समझ नहीं आता। तो मेरे को वो बहुत सारी साइट्स खंगालनी पड़ रही है, कुछ बुक्स खंगालनी पड़ रही है, तब जाके 5 साल के पेपर कुछ मिलते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा शांति बनाए और पढ़ाई करें। अब देखो चैप्टर तो खत्म हो गया, वो 2 राक्षसों की तैयारी कर लेना। अब अगला संडे अभी से बोल दे तो आधे बच्चे सोए रहते हैं। नेक्स्ट जो संडे आ रहा है, नेक्स्ट संडे उसमें आपका या तो ऑब्जेक्टिव ही लेंगे, लाइव ऑब्जेक्टिव लेंगे भाई, हमेशा की तरह, हमेशा होता है लाइव ऑब्जेक्टिव पहले, तो इसकी तैयारी कर लो नेक्स्ट संडे, अभी से बोल रही हूँ। ठीक है, एमसीक्यू वगैरह सॉल्व कर लो, काफी टाइम है आपके पास। ठीक है, अब क्लास खत्म कर रहे हैं, चैप्टर खत्म होता है। हाँ, नेक्स्ट चैप्टर हम चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे। इसकी बातें सुन लो थोड़ी सी। चैप्टर 10 क्यों कर रहे हैं, 9 क्यों नहीं? क्योंकि 9 काफी बच्चों के सिलेबस से हट गया है, लेकिन पढ़ेंगे हम उसको, जैसे कि मैंने कहा था, एक्स्ट्रा क्लास लेके या ऐसे पढ़ेंगे उसको, जैसे भी होगा, क्योंकि वैसे भी हम अच्छी स्पीड से चल रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि मुझे 2 चैप्टर एक साथ पढ़ाने चाहिए। तो पहले हम 2 चैप्टर कंप्लीट करेंगे जो सबके सिलेबस में, फिर हम 9 पे और बाकी जो हट गए हैं चैप्टर्स पे आएंगे। ठीक है बच्चों, बाकी एप्लीकेशन पे पढ़े हुए हैं चैप्टर पुराने साल के, अगर किसी को पढ़ना है तो खुशी खुशी पढ़ सकता है। बाय, गुड नाइट सबको।